गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आज हम न्यूक्लिक एसिड का रासायनिक संगठन, ठीक है, रासायनिक संगठन अपने को पढ़ना है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे रासायनिक संगठन डीएनए एवं ये लिखो आप, न्यूक्लिक एसिड का रासायनिक संगठन, हिंदी में कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। देखिए न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक जो एसिड होते हैं इनका जब आप मंद गति से जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, मंद गति से जल अपघटन करते हैं, तो क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। मैंने क्या बताया, ये कोई भी अपने पास न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, इसका जब आप मंद गति से क्या कर रहे हैं, आप जल अपघटन, मंद गति से जब जल अपघटन करते हैं तो इनसे क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड बने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, ठीक है, इन न्यूक्लियोटाइड्स का यदि हम पूर्ण जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो इससे अपने पास बनते हैं न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक एसिड की प्रेजेंस में, इनऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं, अकार्बनिक जो अम्ल होते हैं, इनकी प्रेजेंस में यदि हम न्यूक्लियोसाइड का क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो इससे अपने पास जो ऑप्टेन होते हैं वो उत्पन्न होता है। एक तो पेंटोस शुगर उत्पन्न होती है और ये क्या बनते हैं, नाइट्रोजनीकृत क्षारक। नाइट्रोजनीकृत क्षारक, नाइट्रोजनीकृत क्षारक, इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका जब आप मंद गति से जल अपघटन किया जाता है तो क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका यदि आप पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो उससे क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं इनका इनऑर्गेनिक एसिड की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनीकृत क्षारक। पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनीकृत क्षारक, एक तो पेंटोस शुगर ऑप्टेन होती है, एक नाइट्रोजनीकृत क्षारक ऑप्टेन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड होता है, कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण होता है 3 कंपोनेंट से होता है, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स का जो निर्माण होता है, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड का निर्माण, देखिए न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए 3 मुख्य अवयव या 3 मुख्य कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, 3 मुख्य कंपोनेंटों की आवश्यकता होती है। 3 मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लें। पहले क्या होते हैं, देखिए पहले होते हैं अपने पास नाइट्रोजनीकृत क्षारक। पहले ये लिख देता हूं, पहले तो क्या होती है अपने पास पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर या पेंटोस शर्करा, हिंदी में क्या बोलते हैं, पेंटोस शर्करा, इंग्लिश में कहते हैं पेंटोस शुगर, ठीक है।
सेकंड जो होते हैं अपने पास वो होते हैं नाइट्रोजनिक क्षारक, नाइट्रोजनिक क्षारक, इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस। और थर्ड जो होते हैं उनका नाम होता है अपने पास, थर्ड जो होते हैं उनका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, H3PO4। तो कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोस शुगर होता है, नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं और फॉस्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि इधर मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी न्यूक्लिक एसिड का मंद गति से हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या प्राप्त होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। जब न्यूक्लियोटाइड्स का पूर्ण जलावरण करते तो क्या बनते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फोरिक एसिड। और जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं इनका इनऑर्गेनिक एसिड की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनिक क्षारक। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण किया जाता है उसके लिए 3 मेन कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो पेंटोस शुगर होती है, दूसरी कौन सी होती है? नाइट्रोजनिक क्षारक, और तीसरे क्या होते हैं अपने पास? फॉस्फोरिक अम्ल। अब एक एक कंपोनेंट से हम बात करते हैं, ठीक है, एक एक कंपोनेंट से हम बात करेंगे। देखिए एक एक कंपोनेंट से अपने को बातें करनी है। देखिए पहला जो कंपोनेंट होता है, पहले कंपोनेंट का नाम होता है पेंटोस शुगर। क्या बताया मैंने? पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर। अब देखिए जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर होती है उसका क्या नाम होता है? डीएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर होती है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिसका पूरा नाम क्या होता है? बीटा डी डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, आरएनए जो होता है, आरएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है पेंटोस शुगर, उसका नाम क्या होता है? राइबोस शुगर। पूरा नाम देता हूं, बीटा डी राइबोस शुगर। ठीक है, ऊपर भी क्या होती है? बीटा डी डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? बीटा डीऑक्सीराइबोस शुगर। और आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बीटा डी राइबोस शुगर। अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है पहले अपने को समझना है। दोनों का फॉर्मूला क्या है कि बीटा डीऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला क्या होता है और बीटा डी राइबोस शुगर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अपने को देखना है, देखिए ये अपने पास पेंटो शुगर है, ये पेंटो शुगर होती है इस तरीके से। ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन और ऊपर एक पांचवा कार्बन होता है। यहाँ OH होता है और यहाँ H होता है। अब देखिए मैंने क्या होता है? बीटा डी ऑक्सीराइबोस शुगर, ये H और ये OH, ये H और ये OH, H और CH2OH। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, ये पांचवा कार्बन हो गया। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा डी राइबोस शुगर, बीटा डी राइबोस शुगर। आरएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसका फॉर्मूला होता है। अब हम बात करते हैं जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इधर देखें आप, ये भी पेंटो शुगर होती है, ये भी क्या होती है? पेंटो शुगर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ये OH और ये H। डी ऑक्सी का मतलब समझे, डी का मतलब होता है बाहर और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो इस कार्बन से ये जो ऑक्सीजन होती है रिमूव हो जाती है। H H H OH H और CH2OH। इसका जो नाम होता है वो होता है बीटा डी डीऑक्सी राइबोस शुगर, बीटा डी डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। क्या नाम होता है इसका? बीटा डी डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्लियर? क्या नाम है इसका? बीटा डी डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है।
ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया कि पेंटो शुगर दो प्रकार की होती है। डीएनए के अंदर जो पेंटो शुगर होती है उसका क्या नाम होता है बताइए? बीटा डी डीऑक्सी राइबो शुगर होती है। आरएनए के अंदर जो शुगर होती है उसका क्या नाम होता है? बीटा डी राइबो शुगर। क्लियर? इसके कार्बन आपको समझना है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट अपने पास रखा। दूसरा जो कंपोनेंट बताया था नाइट्रोजनीकृत क्षारक। दूसरा कंपोनेंट क्या था? नाइट्रोजनीकृत क्षारक। ठीक है, देखिए सेकंड जो कंपोनेंट है अपने पास उसका क्या नाम होता है? नाइट्रोजनीकृत क्षारक। सेकंड जो कंपोनेंट बताया था उसका क्या नाम था? नाइट्रोजनीकृत क्षारक। नाइट्रोजनीकृत क्षारक नाइट्रोजीनियस बेस। अब देखिए जो डीएनए होता है और जो आरएनए होता है अर्थात जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजनीकृत क्षारक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनीकृत जो क्षारक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहले का जो नाम होता है वो होते हैं प्यूरिन। पहले का क्या नाम होता है? प्यूरिन, प्यूरिन्स। ठीक है, प्यूरिन जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहले का जो नाम होता है, पहला जो होता है वो होता है एडिनिन, एडिनिन। और सेकंड जो होता है ग्वानिन, ग्वानिन। ठीक है, इसको याद रखने तरीका ए जी, ए और जी, क्योंकि प्रतीक क्या होता है? ए और जी होता है। अब देखिए सेकंड जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं? पिरिमिडेंस, पिरिमिडेंस। ठीक है, पिरिमिडेंस। पिरिमिडेंस जो नाइट्रोजन के क्षारक होते हैं इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो 3 होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पिरिमिडेंस जो नाइट्रोजन के क्षारक होते हैं वो 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 साइटोसिन, साइटोसिन इसको सी से डिनोट करते हैं। थाइमिन इसको टी से व्यक्त करते हैं। तीसरा जो होता है यूरेसिल, यूरेसिल इसको यू से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन के क्षारक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडेंस। ठीक है, प्यूरिन्स दो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडेंस 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये दो प्रकार के होते हैं अपने पास। न्यूक्लिक जो एसिड होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इनमें बात करते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन के क्षारक प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए के अंदर दो तो ये जी दो तो प्यूरेंस होते हैं और दो प्रीमिडेंस होते हैं। प्रीमिडेंस कौन कौन से होते हैं? देखिए एक तो एडेनिन होता है, दूसरा कौन सा होता है? ग्वानिन। साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। अब हम बात करते हैं आरएनए। आरएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन के क्षारक होते हैं? दो तो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, एक साइटोसिन होता है, लेकिन थायमिन के स्थान में कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। क्लियर? तो मैंने आपको बता दें डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन के क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और जो आरएनए होता है इसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, 4 नाइट्रोजन के क्षारक प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि जो आरएनए होता है कोशिका द्रव के अंदर पाया जाता है और इसका जो मेन कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जो डीएनए होता है केंद्रक के अंदर पाया जाता है और इसका जो मेन कार्य होता है आनुवंशिक कणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना होता है। ठीक है, अर्थात डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक कणों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आनुवंशिक कणों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
ये बात हुई अपने पास डीएनए और आरएनए। अब आगे हम बात करते हैं, एक दे रखा था अपने पास तीसरा कंपोनेंट मैंने आपको बताया था फॉस्फोरिक एसिड। क्या बताया था? फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा जो जनरल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरिक एसिड। ये अपने पास फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, देखिए फॉस्फोरिक जो एसिड होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है, पी डबल बॉन्ड। फॉस्फोरिक जो एसिड होता है H3PO4, इसका जो फॉर्मूला होता है पी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच और ओ एच, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। ये तो मैंने आपको टोटल नाइट्रोजन क्षारक बता दिए कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूक्लियोसाइड। किससे? न्यूक्लियोसाइड। देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था, अगला टॉपिक क्या बता रहा हूं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड में, अंतर, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के मध्य क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं उनके मध्य क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लियोसाइड और एक तरफ लिख रहा हूँ मैं न्यूक्लियोटाइड। एक तरफ क्या लिख रहा हूँ मैं? न्यूक्लियोसाइड, और एक तरफ क्या लिख रहा हूँ मैं? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। देखिए, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, आपको मैंने बता दिया पीछे। एक तो पेंटो शुगर होती है, ठीक है, और एक क्या प्रेजेंट होता है, सेकंड जो प्रेजेंट होता है वो होते हैं नाइट्रोजन के क्षारक, नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, देखिए, ये अपने पास एक न्यूक्लियोसाइड होता है। इस तरीके से मैंने एक न्यूक्लियोसाइड ड्रॉ कर दिया है। ये अपने पास दे रखा है नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ जोड़ दिया है मैंने बेस, कोई भी, ठीक है, कोई सा बेस हो सकता है, डीएनए आरएनए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ये एच, ये ओ एच, एच ओ एच, एच और CH2OH। ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया? एक न्यूक्लियोसाइड। देखिए, अपने पास सपोज कीजिए अपने पास आरएनए दे रखा है, आरएनए के अंदर कौन सा प्रेजेंट होती है? राइबोस शुगर। ठीक है, अपने पास दे रखा है साइटोसिन, नाइट्रोजन के क्षारक दे रखा है साइटोसिन प्लस पेंटो शुगर। पेंटो शुगर, ये दोनों जो अपक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? साइटोसिन। क्या बनते हैं? साइटो। देखिए, साइटोसिन जो है पेंटो शुगर से अपक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? साइटिडिन। क्या बनाएगा? साइटिडिन। साइटिडिन, साइटिडिन। ये क्या अपने पास? न्यूक्लियोसाइड। ये अपने पास एडिनिन दे रखा है, ये पेंटो शुगर के साथ अपक्रिया करता है। ये पेंटो शुगर इसके साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? एडिनोसिन। क्या बनेगा? एडिनोसिन। क्या बनेगा? एडिनोसिन। तो ये क्या अपने पास, इसी तरीके से अपने पास ये यूरेसिल दे रखा है, ये भी पेंटो शुगर के साथ अपक्रिया करता है। तो अपक्रिया करके क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड, जिसका नाम क्या होता है? यूरिडिन। क्या नाम होता है? यूरिडिन। क्या नाम होता है इसका? यूरिडिन। क्या नाम होता है इसका? यूरिडिन। क्या नाम होता है इसका? यूरिडिन। ठीक है, ठीक है, यूरिडिन। ये साइटोसिन है, पेंटो शुगर से अपक्रिया करते क्या बनाएगी? साइटिडिन। ये एडिनिन है, पेंटो शुगर से अपक्रिया करते क्या बनाएगी? एडिनोसिन। ये यूरिसिल है, ये पेंटो शुगर से अपक्रिया करते क्या बनाती है? यूरिडिन। क्लियर?
अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो न्यूक्लियोसाइड होता है और एक क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके अंदर 2 कंपोनेंट हुए, एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, फॉस्फोरिक ग्रुप या फॉस्फेट समूह, ठीक है। देखिए, एक तो न्यूक्लियोसाइड होता है, दूसरा क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। अब एक न्यूक्लियोटाइड की यदि मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो किस तरीके से बनेगी, देखिए ये अपने पास एक न्यूक्लियोटाइड की मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये अपने पास बेस, ठीक है, ये एच एच ओ एच एच ओ एच एच CH2O P डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH और OH। ये मैंने क्या जोड़ा है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसका जब हाइड्रोलाइसिस हो गया तो यहाँ से जलकर अणु क्या हो गया, रिमूव हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड की मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक सीधी श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस तरीके की बहुत सारी श्रृंखला बन जाए तो उसका क्या नाम होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो चेन बनती है वो इस तरीके से बनाई जाती है। देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली जो न्यूक्लियोटाइड होता है, देखिए उसकी जो चेन होती है वो इस तरीके से बनती है। सबसे पहले अपने को देखना है, ये अपने पास क्या है, पेंटोस शुगर। क्या है, पेंटोस शुगर। और ये क्या दे रखा है अपने पास, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। तो देखिए ये अपने पास दे रखा है क्या, फॉस्फेट ग्रुप। देखिए ये तो शुगर दे रखी है अपने पास, ठीक है। ये शुगर से क्या लगे हुए अपने पास, देखिए ये बेस लगे हुए हैं। देखिए ये तो अपने पास फॉस्फेट ग्रुप है इस तरीके से। इधर क्या लगे हुए, शुगर, और शुगर से क्या जुड़े हैं, बेस। इसी तरीके से ये फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर, इससे क्या लगे हैं, बेस। इसी तरीके से ये फॉस्फेट ग्रुप और ये शुगर, इससे क्या लगे हैं, बेस। इस तरीके से जो चेन होती है आगे तक बढ़ती रहती है। इस चेन का जो नाम होता है वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये बात होगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिडों के अंदर एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है तो किस तरीके से बनता है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड चेन ऊपर होती है, दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन नीचे होती है। एक न्यूक्लियोटाइड का 3 एंड, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 एंड से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और जुड़कर क्या बनाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो देखिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस तरीके से बनता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण देखो इस तरीके से। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, देखिए फॉस्फो फॉस्फो डाइएस्टर बंध का निर्माण किसमें होता है, न्यूक्लिक अम्लों के अंदर। अब किस तरीके से किया जाता है, देखिए मैं 2 न्यूक्लियोटाइड ले रहा हूँ, एक ऊपर और एक नीचे। देखिए ये अपने पास एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ये कोई बेस फर्स्ट है,
और ये अपने पास दे रखा है सेकंड बेस, सेकंड एग्जांपल दे रखा है अपने पास। ये बेस सेकंड दे रखा है, EH EH OH H OH H और CS2, ठीक है। सॉरी इधर ये रह गया, एक फॉस्फेट ग्रुप रह गया, P डबल बॉन्ड OH और OH, इस तरीके से। अब देखिए इसको यहाँ भी जोड़ना है अपने को, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, CS2O। अब देखिए POH डबल बॉन्ड और OH, यहाँ से क्या होगा, एक जल का जो अणु होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये इसका कौन सा एंड है, 5 एंड, ये इसका कौन सा दे रखा है, 3 एंड। और क्या बन जाएगा, दोनों के अंदर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये अपने पास दे रखा है H और ये अपने पास दे रखा O, P डबल बॉन्ड OH, ठीक है, O और CS2। ये बेस अपने पास सेकंड दे रखा है, ये अपने पास बेस फर्स्ट था, ठीक है। ये H और OH H CS2O, P डबल बॉन्ड OH और OH, ठीक है। अब देखिए H OH H OH H, ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है यहाँ से OH रिमूव हुआ है, O P डबल बॉन्ड OH और O, इस बॉन्ड का जो नाम होता है वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड का जो नाम होता है वो क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम होता है इसका, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसमें से क्या है, एक जल का अणु रिमूव हो गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो जवाब क्या आएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब देखिए, अब अपने पास तीन चीजें हो गई, एक तो अपने पास क्या हो गए बेस, एक अपने पास क्या हो गए पेंटो शुगर, ये क्या हो गया अपने पास फॉस्फेट समूह। तीनों आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़ जाएं तो इनसे न्यूक्लिक एसिड की क्या बनती है, एक प्राथमिक संरचना बनती है। क्या बनती है, प्राथमिक संरचना। क्या बनती है, प्राथमिक संरचना। मैं क्या कह रहा हूँ, बेस, शुगर और फॉस्फेट समूह यदि एक सीधी श्रृंखला में जुड़ जाएं तो इनसे क्या बनती है, न्यूक्लिक एसिड की प्राथमिक संरचना बनती है। उसको हम ड्रॉ कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मिलता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है, नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पेंटो शुगर कौन कौन सी होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। थैंक यू।